नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुपर टेट के विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे और विज्ञान विषय में भी विशेष रूप से देखा जाए तो हम आज रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तीनों के पोर्शन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यानी हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे और आज स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान की। थोड़ा टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा हम बात इसकी कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहते किसको हैं। तो पहला तो चीज़ क्लियर है कि यह विज्ञान की एक शाखा है और इस विज्ञान की शाखा में विशेष रूप से हम अध्ययन किसका करते हैं? रसायन का करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में अगर पूछा जाए कि किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो रसायन, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकें पदार्थ। यानी सबसे पहला चीज़ रसायन विज्ञान में किसके बारे में पढ़ा जाता है? पदार्थ के बारे में। और दूसरी चीज़ पदार्थ की किन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है? तो यहाँ अगर हम डिस्कस करना चाहें, कोई भी पदार्थ हमने लिया तो सबसे पहले हम उस पदार्थ की संरचना, या आप कह सकते हैं उसका जो आकार होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम पदार्थ का संघटन, कंपोजिशन कहते हैं। यानी सेकेंड चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वह होता है कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर। थर्ड जो हमारा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है पदार्थ के गुण। और गुणों में विशेष रूप से हम जानते हैं कि दो प्रकार के गुणों की चर्चा की जाती है। जो भी हम मैटर लिए हैं उस मैटर का भौतिक गुण, यानी विशेष रूप से हम कह सकते हैं बिना किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कराए उस पदार्थ के गुणों के बारे में बाह्य रूप से हम जो भी जानकारी प्राप्त कर सकें वह सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक गुण के अंतर्गत, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। और नेक्स्ट हमारा होता है उस पदार्थ के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया किन किन परिस्थितियों में करता है, किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है और बाकी पदार्थों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उस पदार्थ का बाकी पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम रासायनिक गुण के अंतर्गत यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम देखें तो कोई भी पदार्थ है उसके गुणों को हमेशा कुछ न कुछ कारक होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम छोटी सी बात अगर लेकर के चलें, हम जानते हैं सूखी लकड़ी है, विद्युत की कुचालक होगी, लेकिन अगर जल से वह भीग जाती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण हो सकता है करंट जो है वो फ्लो कर जाए। ठीक इसी तरीके से हम मान करके चलते हैं दूध उबालने की एक प्रोसेस हम ले लेते हैं। सामान्य तरीके से हमने दूध को रख दिया, टेम्परेचर दे दिया, वो उबलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी उबल जाए तो हम करते क्या है, ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, यानी दूध को ढक देते हैं। ढकने से होता क्या है, दूध के उबलने में अगर 5 मिनट का समय लगना था तो केवल ढकने मात्र से वह 5 मिनट से कम ही समय में उबल जाएगा। रीज़न क्या? हमने जो ढक्कन रखा उस ढक्कन ने वहाँ प्रेशर को बढ़ा दिया, दाब को बढ़ा दिया। जो वाष्प बाहर निकल रहा था अब वाष्प बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गया, विद्युत का प्रभाव हो गया। ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ के गुण को प्रभावित करते हैं और उन सारे फैक्टर्स के बारे में भी हम इस रसायन विज्ञान में स्टडी करते हैं। और साथ ही जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन किसी न किसी नियम या फिर सिद्धांत को फॉलो करता है। तो इन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन भी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। यानी इसको टोटल मिला करके अगर हम डिफिनीशन देना चाहें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, उसके संगठन यानी कंपोजिशन माने वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, उसके गुण विशेष रूप से भौतिक एवं रासायनिक गुण, उन गुणों को प्रभावित करने वाले कारक
व कारकों से संबंधित नियम और सिद्धांत का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ अगर हम सुपरटेट के टॉपिक को देखें तो केमिस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है एज ए टॉपिक की अगर हम बात करें, लेकिन आपने क्वेश्चन वगैरह अगर देखा होगा तो उसका टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन अलग पूछते हैं, टॉपिक के नाम पे कुछ विशेष नहीं, केवल पदार्थ दे दिया है। यहाँ हम प्रयास यही करेंगे पहले इस पदार्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पार्टिकुलर अगर बात की जाए पदार्थ से संबंधित, तो पदार्थ की जो हम भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनके गुणों में जो आपका परिवर्तन होता है या इनका आपस में जो कंपैरेटिव एक स्टडी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। साथ ही आपसे क्वेश्चन ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में मिल जाता है कि कोई 1 या 2 मैटर दे देगा और पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है, या मिश्रण में भी कौन सा समांगी और कौन सा विसमांगी मिश्रण है। तो ये जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें पदार्थ के इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मैटर की। पदार्थ या मैटर, पदार्थ कहते किसको हैं? छोटे से हम एक परिभाषा को लेकर के चल रहे हैं। कौन सी परिभाषा? कि जो स्थान घेरे और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो। जो स्थान घेरे, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, उसे हम नाम क्या देते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मान करके चलिए, छोटे पे ही हमको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाता था, हमें वायु के बारे में बताना हो कि वायु पदार्थ है कि नहीं, इसकी अगर हमको चर्चा करनी हो तो हम करते क्या थे? एक हमने फुटबॉल ले लिया, बिल्कुल उसको पिचका दिया गया। अब जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो पिचका हुआ जो फुटबॉल होता है वह फूल जाता है। इसका मतलब कि जो हमने उसमें हवा भरा है वह स्थान घेर रहा है। और दूसरा, खाली फुटबॉल का हम वजन करें और हवा भरने के बाद अगर हम उसका वजन करें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह हमको कुछ अधिक मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वायु होता है वह एक पदार्थ है। सेम यही चीज़ हम जल के बारे में भी कह सकते हैं। एक खाली गुब्बारा हमने लिया, पिचका हुआ था, पानी भरना हम उसमें शुरू किए, गुब्बारा फूलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मैटर हम भर रहे हैं, जो पानी भर रहे हैं, वह पानी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। और खाली गुब्बारे का वजन करिए, पानी भरने के बाद वजन करिए, तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि पानी भरने के बाद उसका द्रव्यमान जो होगा वो अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा गया, जो जल भरा गया, उस जल का एक अपना निश्चित द्रव्यमान था। तो ये छोटे से हमको डिफिनीशन मिल रहा है कि जो स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम नाम क्या देते हैं? पदार्थ या मैटर कहते हैं। यानी कि जिसका एक डेफिनेट आप मास कह सकते हैं, जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसे हम नाम क्या देते हैं? पदार्थ या मैटर कहते हैं। अब इस पदार्थ की अगर हम बात करें, एक चीज़ और जोड़ दिया जाता है कि जिसकी उपस्थिति का अनुभव हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस हैं, किसी भी सेंस से अगर हम फील कर सके कि वो चीज़ यहाँ मौजूद है, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे पदार्थ कहा जाता है। अब इस पदार्थ की अगर बात की जाए तो पदार्थ को पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो पदार्थ का वर्गीकरण मूल रूप से हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ किस प्रकार से इसके कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन कणों के बीच में दूरी क्या है, उनके बीच में कैसा आकर्षण कार्य कर रहा है, किस प्रकार की संरचना उसने प्राप्त की है, वह वर्गीकरण हमारा हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर। और अगर दूसरे वर्गीकरण की हम बात करें तो दूसरा हमारा जो पदार्थ का वर्गीकरण होगा वह संघटन के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, यानी वह पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर मूल रूप से हम पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, और वह 3 वर्ग आपका
ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस। मेनली ये 3 फॉर्म हमारे होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। कुछ और भी अवस्थाएं हैं, जैसे हम प्लाज्मा की भी बात करते हैं, हम बोस-आइंस्टाइन की भी बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे यह 3 अवस्थाओं के आधार पर मिलेंगे, ठोस, द्रव और गैस। और संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन यानी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, उनकी पदार्थ में मात्रा क्या है, उनका अनुपात कैसा है, इस आधार पर यह जो हमारा पदार्थ होता है हम इसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला इसमें हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। और सेकंड की अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा हमारा अशुद्ध पदार्थ, या हम इसी को कहते हैं मिश्रण, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर। यहाँ पे ध्यान देना है, शुद्ध या अशुद्ध का जो संबंध है वो गंदे और साफ से नहीं है। शुद्ध का मतलब जहाँ पर पदार्थ का एक निश्चित अनुपात हो, यानी जहाँ भी पदार्थ जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वह चीज़ें एक निश्चित अनुपात में पाई जाएंगी, उसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और जहाँ पदार्थों को यानी पदार्थ के जो संघटक कण हैं, यानी पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उनका अनुपात निश्चित नहीं होगा, उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर कहेंगे। अब एक एक करके ये जो हमारा वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के बारे में हम थोड़ा डिटेल स्टडी कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे छोटे बेसिक क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पदार्थ का वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आधार पर, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और इसमें मूल रूप से देखा जाए पदार्थ को तो हम 3 अवस्थाओं को लेके चलते हैं। एक हो गया आपका ठोस सॉलिड फॉर्म, दूसरा द्रव यानी लिक्विड फॉर्म, और तीसरा गैसियस फॉर्म। इन तीनों में जब भी आप डिफरेंस करना चाहें या इनको समझना चाहें तो दिमाग में आपके एक इमेज ज़रूर से आनी चाहिए। ठोस की अगर हम बात करें, ठोस के जो कण होते हैं, सॉलिड के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, यानी उनके बीच में जो स्पेस होता है वह बहुत ही कम होता है। तो ये इमेज जैसे ही आप सॉलिड की बात करते हैं, ये इमेज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस इमेज से ही बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टी को आप डिस्कस कर सकते हैं। द्रव की अगर बात करें तो द्रव में जो कण होते हैं कुछ दूरी पर होते हैं, यानी इस टाइप का जो इमेज है वो हमारे दिमाग में आ जाए तो द्रव के बारे में हम आसानी से समझ लेंगे। और गैस की अगर बात करें तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं। अब इन तीनों में अगर हम देखें तो देख करके ही क्लियर हो जा रहा है कि जो मेन डिफरेंस है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो 2 चीज़ों में है। पहला, यह जो हमारा कण है, इन कणों के बीच की दूरी जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और दूसरा ये जो कण हैं इनके बीच में कितना आकर्षण काम करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूरी और आकर्षण की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में एंटी प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी डिस्टेंस को जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा, और डिस्टेंस को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगा, डिस्टेंस को जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी दूरी को बढ़ाएंगे तो जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा और दूरी को कम करेंगे तो जो आकर्षण है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये रिलेशन आपको पूरे साइंस में मिलेगा, यानी जब हम फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी ये रिलेशन आपको मिलेगा। जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर कम हो जाए तो आकर्षण क्या होगा, तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना होगा कि दूरी जैसे कम होगी आकर्षण बढ़ जाएगा और दूरी अगर अधिक होगी तो आकर्षण कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन बिल्कुल ध्यान में रख करके थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ कणों के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, हम कह सकते हैं नगण्य है, निग्लिजिबल है, कण बिल्कुल चिपके हुए हैं। जब दूरी बहुत कम है तो आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं, इतनी मजबूती से कि वे स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो भी ठोस होता है उसका आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है। यानी अगर हम डिफिनीशन की बात करते तो ठोस का डिफिनीशन क्या होता, सीधे हम कहते कि जिसका भी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होगा, जिसका भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, उसे हम नाम क्या देंगे, ठोस कहेंगे। तो ये आकार आयतन क्यों निश्चित होता है, उसका सीधा रीज़न कि इनके कणों के बीच में जो दूरी है वह दूरी बहुत कम है, और जब दूरी बहुत कम है आकर्षण बहुत ज़्यादा, यानी कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं, और जब मजबूती से बंधे हुए हैं तो वे स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे तो आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। थोड़ा इसी को हम यहाँ लेकर के चलते हैं। द्रव की अगर बात की जाए, द्रव में अगर हम देखें तो जो दूरी है वह ठोस से थोड़ी अधिक हो गई, और जब दूरी थोड़ी अधिक हो गई तो रिलेशन हमें याद ही है, आकर्षण क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि अब इसके कण उतनी मजबूती से नहीं बंधे हैं जितना कि वो किस में थे, सॉलिड में थे, और मजबूती से नहीं बंधे हैं तो थोड़ी बहुत ये गति कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्रव होता है उस द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार बदल जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन, मतलब सॉलिड से कंपेयर करें तो कुछ कम हो गया अट्रैक्शन। अब ये जो पार्टिकल था, अभी अगर हम देखें तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है, आपकी जो सीमा है, वो किस इस टाइप से हम जोड़ दें तो ये आकार बना रही है। बीच में खाली स्पेस है, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से हट करके इस खाली स्पेस में चला गया, यानी इस जगह को इसने छोड़ दिया और वो पार्टिकल यहाँ चला गया, तो अब इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यही हम कहते हैं कि इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। लेकिन अगर हम इसके आयतन की बात करें तो कुछ तो आकर्षण काम कर ही रहा है, और जब आकर्षण काम कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो आयतन होगा वह आयतन क्या होगा, इसका निश्चित होगा। आकार अनिश्चित होने के कारण ही हम कहते हैं कि द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में हम उसको रख देते हैं वह उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। आगे अगर हम तीसरे पर चलें, गैस की अगर बात की जाए तो सीधे हमें दिख रहा है कणों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, और जब दूरी ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। हम मान के चलते हैं बिल्कुल समाप्त हो गया। और जब समाप्त हो गया तो ये जो पार्टिकल हैं ये सारे के सारे फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब ये स्वतंत्र गति करेंगे, और जब स्वतंत्र गति करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इनका जो आकार होगा वह आकार भी अनिश्चित हो जाएगा, और साथ ही जो इसका आयतन होगा वह आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा। यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल हो गया है। क्यों निग्लिजिबल हो गया, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत अधिक हो गया, और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे कंडीशन में वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। अब इस चीज़ से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन जो हमको क्या मिल जाएंगे, कौन सा ऐसा पदार्थ का अवस्था होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो वह ठोस हो जाएगा।
कौन सी अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, तो वो द्रव हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और कौन सी अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो वह कौन सी अवस्था हो जाएगी, गैस अवस्था हो जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर हम पहला पॉइंट लेकर के चलें, इसी से रिलेटेड यहाँ आकार और आयतन निश्चित हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके कणों के बीच की जो दूरी है वह दूरी सबसे कम है। दूरी अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण होगा वह आकर्षण सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंटी प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जब हम लिख रहे हैं कि डिस्टेंस सबसे आपका मिनिमम है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब इतनी कंडीशन हो गई, आकर्षण बहुत अधिक हो गया, इसका मतलब कि कण एक दूसरे से मजबूती से बढ़ गए, और जब मजबूती से एक दूसरे से बंध गए तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ये कण हैं ये स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि द्रव्य या पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसके कण स्वतंत्र गति नहीं करते। अगर यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये गति ही नहीं करते, थोड़ी बहुत गति करते हैं। चूँकि हम गति का मतलब समझते हैं कि अपने जगह को छोड़ना, और ये जगह को नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्वतंत्र गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनमें भी गति होती है, और कौन सी गति होती है, तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि इसके कण कंपन गति करते हैं, यानी वाइब्रेटरी मोशन, अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, अपने जगह पर ही हल्की फुल्की गति वो करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में घंटियाँ वगैरह लगी हैं, आपने उसको एक बार पीट दिया, थोड़ी देर तक वह आपका कंपन करता रहता है। कोई लोहे की छड़ है, एक सिरा हम उसका पीट दिए, उसके बाद भी दूसरे सिरे तक हम देखते हैं कंपन होता रहता है। कण थोड़ी गति करते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, स्वतंत्र गति नहीं करेंगे। और पूछ दिया जाए अगर आपसे कि ठोस के कण कैसी गति करते हैं, ऑप्शन में अगर कंपन गति मिल जाए, बिल्कुल हम उसको सही मानेंगे। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी पदार्थ की अवस्था है जिसमें कण गति नहीं करते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं द्रव और गैस को। यहाँ हमने लिखा है कि दूरी सबसे कम है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ आप बेसिक प्रॉपर्टी जो तीनों में पाई जा रही है, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी जो आप सॉलिड में डिस्कस करेंगे, ठीक इसका अपोजिट कहाँ होगा, गैस में होगा। यानी अगर हम लिखते हैं यहाँ दूरी सबसे कम है, तो गैस में क्या हो जाएगा, दूरी सबसे अधिक हो जाएगा। तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ अगर हम लिखते हैं कि आकर्षण सबसे अधिक है, तो गैस में क्या हो जाएगा, यहाँ जो आकर्षण है सबसे कम हो जाएगा। साथ ही जहाँ यहाँ हमने लिखा है कि कण स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, मजबूती से बंधे हैं, लेकिन यहाँ तो मजबूती समाप्त हो गई है, क्योंकि आकर्षण बहुत ही कम हो गया है। और जब आकर्षण बहुत कम हो गया है तो ऐसे कंडीशन में यह जो हमारे गैस के कण होते हैं ये स्वतंत्र गति करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा हमारा पदार्थ का अवस्था है जिसके कण सबसे अधिक गति करते हैं या बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आपका गैस अवस्था हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द्रव दोनों के बीच की अवस्था है। तो पहला तो ये भी है कि ये जो आपके कंपैरेटिव जो हम स्टडी कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ का, ऐसी प्रॉपर्टी जो तीनों में पाया जाता है, उसमें जो द्रव होगा हमेशा दोनों के बीच की कंडीशन को लेकर के चलेगा। यानी यहाँ दूरी सबसे कम है, गैस में दूरी सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है सबसे कम से कम तो हो नहीं सकता और सबसे अधिक से अधिक नहीं हो सकता। यानी अगर द्रव में दूरी की बात की जाए तो हम क्या कह देंगे कि इसमें जो दूरी होती है, कणों के बीच की जो दूरी होती है, वह दूरी ठोस से अधिक होती है।
लेकिन चूंकि दोनों के बीच का आपका स्टेट है तो हमको गैस को भी यहाँ डिस्कस करना होगा। तो दूरी ठोस से तो अधिक हो गई, लेकिन गैस से क्या हो जाएगा, तो गैस से इसकी जो दूरी होती है वह कम होती है। यानी इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो द्रव से रिलेटेड आएगा हमेशा उसमें दोनों को कंपेयर करेगा, सॉलिड को भी और गैस को भी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आकर्षण सबसे अधिक है, वहाँ बात कर रहे हैं कि आकर्षण सबसे कम है। बीच की अवस्था क्या है, द्रव है, यानी कि यहाँ अब जाहिर सी बात है सबसे अधिक से अधिक तो हो नहीं सकता, और गैस में सबसे कम है तो उससे कम नहीं हो सकता। यानी यहाँ अगर हम आकर्षण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी द्रव अवस्था है उस द्रव अवस्था में जो आकर्षण होता है वह आकर्षण ठोस से कम होता है। लेकिन इस आकर्षण की अगर हम बात करें तो ठोस से यह कम होगा, लेकिन गैस से अधिक हो जाएगा। साथ ही गति की हम बात करें, ये स्वतंत्र गति नहीं करते थे, वे बिल्कुल स्वतंत्र गति करते हैं। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि द्रव के कण गति तो करते हैं लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर, और उस गति की अगर हम बात करें तो वह गति ठोस के कणों से अधिक होती है लेकिन गैस के कणों से कम होती है। यानी गति की हम यहाँ अगर चर्चा करें तो बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि ये गति करते हैं और एक निश्चित सीमा के अंदर। आपने ध्यान दिया होगा कि इसी द्रव लिक्विड को ही हम फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों फ्लूइड कहा जाता है? केवल इसलिए क्योंकि फ्लूइड प्रवाह करता है, इसमें प्रवाह पाया जाता है। तो ये गति तो करते हैं लेकिन इनकी गति ठोस से अधिक होती है जबकि गैस से कम होती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो तीनों के बीच में आपका कंपेयर किए जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है? परिभाषा हम जानते ही हैं कि जो डेंसिटी होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। यानी हम कह सकते हैं कि एक निश्चित आयतन में किसी भी पदार्थ के जितने कण उपस्थित होते हैं, उसका जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसी को हम नाम क्या देते हैं? उसका घनत्व कह देते हैं। अब यहाँ चूँकि कण हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम एक निश्चित आयतन लेते हैं तो वहाँ कणों की संख्या अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक ये आयतन ले लिया, इतना हम एरिया लेकर के चलते हैं और इसमें तीनों के पार्टिकल को हम रखना शुरू करते हैं। यहाँ पार्टिकल नज़दीक हैं, वही अगर हम एरिया लेते हैं, वही अगर हम आयतन लेते हैं, उसी वॉल्यूम में इसके पार्टिकल को फिट करते हैं तो यहाँ हमको लगभग 6 के आसपास दिख रहे हैं। सेम इसी वॉल्यूम को उठा करके अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ हमको जो पार्टिकल मिलेंगे वह कितने मिल रहे हैं? 6 से घट के उनकी संख्या 4 हो गई। और उसी वॉल्यूम को उठा करके अगर हम यहाँ रखें तो हम देख रहे हैं कि 1 से ज़्यादा हमको पार्टिकल नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम हमारा फिक्स है लेकिन उस वॉल्यूम में इनका जो मास है वो हमारा फिक्स नहीं है। और डेंसिटी की बात करें तो चूँकि यहाँ पर आपका एक निश्चित आयतन में यहाँ कणों की संख्या अधिक है, इसीलिए इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यानी तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो ठोस का जो घनत्व होता है वह घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे वाली कंडीशन याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि सबसे याद रखेंगे तो इतना क्लियर रहेगा कि जब ये सबसे अधिक है तो इससे अधिक कोई नहीं हो सकता है। तो बाकी में थोड़ा सा आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। इनका घनत्व तो सबसे अधिक। गैस की अगर हम बात करें
पीछे हमने देखा है कि द्रव को पहले नहीं, पहले हम कहाँ चले जाएं, गैस पर। क्यों? क्योंकि ठीक यहाँ जो हम याद करेंगे इसका ठीक अपोजिट हमको कहाँ मिलेगा, गैस में मिलेगा। तो गैस की अगर हम बात करें तो गैस का जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है। अब अगर हम द्रव की चर्चा करें तो फिर वही चीज़ आ गया हमारा, सबसे अधिक से अधिक नहीं हो सकता, सबसे कम से कम नहीं हो सकता। तो सीधे आप दिमाग में आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम द्रव के घनत्व की बात करें तो वह क्या हो जाएगा कि इसका जो घनत्व है वह घनत्व ठोस से कम होता है, लेकिन गैस से अधिक होता है। अब आगे अगर हम देखें, अभी हम केवल उन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं जो तीनों में पाए जाते हैं, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस तीनों को कंपेयर कर सकें। इसके बाद हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी लेके चलेंगे जिसका रिलेशन किसी एक मैटर का जो कोई एक स्टेट है उससे पार्टिकुलर रहेगा। लेकिन अभी जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो सारे के सारे माने तीनों में कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जाहिर सा एक छोटा सा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा कि कौन सी अवस्था है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है, या फिर आपसे पूछ देगा द्रव का घनत्व और ये ऑप्शन में उठा करके दे देगा ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है, ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम होता है, ठोस और गैस के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से हमको ऑप्शन दे सकता है। तो कंपेयर करने वाला एक प्रॉपर्टी जो है वो आपका पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमको जो ध्यान देना है वो है संपीड्यता। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस करना, संपीड करना, मतलब ये जो भी पार्टिकल हैं, जो भी कण हैं, इनको दबा करके, प्रेशर लगा करके नज़दीक लाना। थोड़ा इमेज देख करके बताइए, क्या इसके कणों को आप प्रेशर लगा करके, दोनों ओर से आप प्रेशर लगाना शुरू करें, क्या इसके कणों को आप नज़दीक ला सकते हैं? भाई एक सीधा सा चीज़, कोई हमने बेंच ले लिया, बेंच पे 4 लोग के बैठने की जगह है, चारों बैठे हुए हैं, बाएं से खिसकाना शुरू करिए, दाएं से खिसकाना शुरू करिए, जगह तो है नहीं, दोनों ओर से फोर्स लगाइए तो फिर क्या होगा? यही होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बीच वाला ऊपर उठ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हम अगर इसको फोर्स लगाते हैं तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ से कुछ पार्टिकल आपके निकल सकते हैं, यानी इसका जो एक पार्टिकुलर शेप होगा वह शेप आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे सॉलिड होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उनको हम संपीड नहीं कर सकते, दबा करके उनके कणों को नज़दीक नहीं ला सकते। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ठोस होता है इसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। यहाँ संपीड्यता सबसे कम है। अब सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे? गैस पर पहुँचेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, और जब कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो आसानी से हम प्रेशर लगा करके इनको नज़दीक ला सकते हैं। यानी जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं उसमें जितनी भी वायु है गैसीय अवस्था में है, जितना भी आपको स्पेस मिल रहा है सबको वो ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन हम चाहें तो उस पूरे वायु को नज़दीक ला करके उसके कणों को और एक कंटेनर में पैक कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा संपीड्यता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके कणों को नज़दीक लाया जा सकता है? तो जिसके कणों के बीच में दूरी जो होती अधिक होगी। जाहिर सी बात है, दूरी अधिक है माने कि खाली जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम कणों को प्रेशर लगा करके नज़दीक ला सकते हैं। यानी अगर हम संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस की जो संपीड्यता होती है वह सबसे अधिक होती है। अब यहाँ अगर हम बात करें फिर वहीं हम चले जाएंगे। वैसे तो देखा जाए बहुत ज़्यादा संपीड्यता यह भी आपका शो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि बीच में थोड़ा स्पेस है, और जब थोड़ा स्पेस है तो माना जा सकता है कि हम थोड़ा फोर्स लगा करके कणों को नज़दीक ला सकते हैं। यानी संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो तीनों के कंपेयर करने में बीच वाली कंडीशन फिर वही आपका द्रव के लिए आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा कि अब यह सबसे कम है तो इससे कम तो हो नहीं सकता। यानी द्रव की जो संपीड्यता होती है वह ठोस से
अधिक लेकिन गैस से कम होती है। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया वो तीनों की हमारी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, यानी जिससे क्वेश्चन मिलेगा आपको तो तीनों को लेकर के, ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अब आज हमारा यह दूसरा वर्गीकरण है पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। काफ़ी छोटे छोटे हमारे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें किसी एक मैटर को हमें पहचानना रहता है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन वो पदार्थ की किस स्टेट में आ सकता है। अगर हम बात करें संगठन के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण का, तो मूल रूप से यहाँ पदार्थ को सबसे पहले हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है अशुद्ध पदार्थ, या फिर इसी को हम कहते हैं मिश्रण। इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यहाँ हमें ध्यान रखना है, पहले ही बताया गया था कि शुद्ध अशुद्ध का मतलब आपको गंदे और साफ से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ जो शुद्ध अशुद्ध का मतलब है वह जो भी हमने पदार्थ लिया है उस पदार्थ में जो भी उसके अवयवी कण हैं उनका अनुपात कैसा है, उनकी मात्रा कैसी है, यह डिसाइड करता है कि वह पदार्थ हमारा प्योर सब्सटेंस में आएगा कि इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में आएगा। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें, यानी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ की एक विशेष पहचान क्या होगी, तो इसमें जो भी हमारे घटक कण होंगे वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होंगे। यानी पहला चीज़ हमें ये पता होगा कि जो भी पदार्थ है वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, और दूसरा हमें ये जानकारी होगी कि वो चीज़ें कितनी मात्रा में पाई जा रही हैं, और साथ ही वह अनुपात हर जगह निश्चित होगा। यानी उस पदार्थ को हम कहीं भी ले लें, उस पदार्थ का जो अनुपात है वह आपका बदल नहीं सकता है। उसमें जो घटक कण हैं वो एक फिक्स्ड आपका रेशियो में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे पदार्थ को हम नाम क्या देंगे, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध से मतलब है निश्चित अनुपात से। अब यह जो शुद्ध पदार्थ है इसको फिर दो वर्गों में बांट दिया गया है। पहला तत्व एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा यौगिक। कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ में एक चीज़ हमें ध्यान देना है, चूंकि यहाँ निश्चित अनुपात की बात की जा रही है, इसलिए जो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित सूत्र पाया जाता है। जब हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं कितनी मात्रा में, तो वहाँ हम एक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब जो हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की तत्व, कोई भी पदार्थ या कोई भी शुद्ध पदार्थ अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है जो लगभग समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, तत्व या एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ जो सीधी सी चीज़ हमको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जिस भी शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम नाम क्या देते हैं, तत्व कहते हैं। यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यानी कि हम अगर बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, आयरन की, कोबाल्ट की, कैल्शियम की, तो ये जितने भी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं
ये सारे के सारे एक ही प्रकार के। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन। अगर हम शुद्ध की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के अलावा उसमें और कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं होगा। हम बात करें अगर कार्बन की, केवल कार्बन पाया जाएगा, उसके अलावा कोई भी परमाणु उसमें उपस्थित नहीं होगा, तो हम उसे नाम क्या देंगे? तत्व कहेंगे। तो जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसे शुद्ध पदार्थ को हम नाम क्या देते हैं? तत्व। आगे यौगिक की अगर हम बात करें, अभी हमने देखा कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, लेकिन दोनों को हम मिक्स कर दें, ध्यान क्या देना है? एक निश्चित अनुपात में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? शुद्ध पदार्थ की। हम फिक्स कर दें कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे, तो अब यह तत्व नहीं रह गया। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिस नए शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। हम नाइट्रोजन ले लें, अकेले है, यह तत्व है। हाइड्रोजन हमने ले लिया, अकेले है, तत्व है। लेकिन हम फिक्स कर दें कि नहीं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में मिल करके एक नए शुद्ध पदार्थ का निर्माण करें, तो वह क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और ये यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया शुद्ध पदार्थ बनता है, उसे नाम क्या दिया जाता है? यौगिक कहा जाता है। ध्यान यहाँ आपको ये देना है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से चूंकि मिलकर बना हुआ था, सबके गुण समान होते हैं। यौगिक में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह जिन जिन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उनके गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, इसके एक अपने विशेष गुण होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हम जानते हैं कि यह ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम ज्वलनशीलता की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिला देते हैं, तो एक नया शुद्ध पदार्थ बनता है H2O, जिसको हम जल कहते हैं। और जल यह जले हुए को बुझाने का काम करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यौगिक जिन भी मूल तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वह उनके गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, यौगिक के अपने कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे, तत्व की पहचान के और यौगिक की पहचान के। अब यहाँ कंफ्यूज कहाँ करता है, थोड़ा उस पॉइंट को हम ले लेते हैं। पहले तत्व और यौगिक के ही कुछ एग्जाम्पल को लेकर के जो हमें कंफ्यूज करने वाले होंगे। तत्व में हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि कार्बन क्या है, कार्बन जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं, तो आराम से आप बता देंगे कि यह क्या है? एक तत्व है। लेकिन एग्ज़ाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पूछना उसे कार्बन ही है, लेकिन जो कार्बन के विभिन्न अपर रूप होते हैं उनको उठा करके पूछेगा। यानी आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा ग्रेफाइट क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हीरा क्या है। ये दोनों ही कार्बन ही हैं, कार्बन के ही अपर रूप हैं। कार्बन इन रूपों में आपका मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफीन क्या है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये सारे कार्बन के ही अपर रूप हैं। इनमें केवल कार्बन पाया जाता है, कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे ग्रेफाइट क्या है, तत्व है कि यौगिक है, तो हम सीधे क्या बताएंगे कि यह तत्व है। हीरा काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि हीरा क्या है, यह भी आपका तत्व के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध रूप से केवल कार्बन है, उसके अलावा और कुछ भी उपस्थित नहीं है। हम ग्राफीन की बात करें, जो कि इसी कार्बन का नैनो स्वरूप है, मूल रूप से केवल कार्बन से मिलकर के यह आपका बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे फुलरीन क्या है, यह भी इसी कार्बन का ही अपर रूप है। तो कंफ्यूज यहीं आपको कर सकता है। कार्बन को आप पहचान सकते हैं, हो सकता है ये आपको एग्जाम्पल दे दे। ठीक वैसे ही ध्यान देना है, हम सल्फर को जानते हैं, जिसे हम S से इंडिकेट करते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पूछना होगा तो ये सल्फर नाम आपको नहीं देगा। वहाँ नाम क्या देगा? वहाँ आपको नाम जो है गंधक दे देगा। अब मैक्सिमम हम गंधक देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं।
सल्फर को आसानी से बता सकते हैं कि ये तत्व है, लेकिन गंधक देखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमको मिल जाता है। लेकिन ध्यान क्या देना है, इसी सल्फर को ही हम नाम क्या दे रहे हैं, गंधक कह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम पारा जानते हैं, Hg, मरकरी, ये नाम हमको मिल सकता है। तो ध्यान आपको यही देना है कि यहाँ जो स्पेशली कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है वो किसी एक तत्व को और किस किस नाम से हम जान सकते हैं। जैसे एक ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है। हम जस्ता की बात करें, जेडन जिंक, जेडन जिंक पूछता है, हम आसानी से बता लेते हैं, जस्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉपर हमें दे दे, थोड़ा हम आइडिया लगा लेते हैं कॉपर की कि ये तत्व है। तांबा देता है तो अक्सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको यही विशेष रूप से ध्यान देना है, इनके ये जो अदर नेम हैं इनको भी आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना होगा तो सीधे किसी तत्व को देने के बजाय ये जो उसके अदर नेम हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान आप यहाँ दीजिएगा कार्बन के अपर रूपों में, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इसमें भी पूछा गया है। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये तीन जो आपके अपर रूप हैं इनके बारे में क्वेश्चन हमें मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक ऐसे ही थोड़ा कन्फ्यूज़न हम अपना दूर कर लेते हैं यौगिक से रिलेटेड। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ दे अमोनिया, अमोनिया क्या है, सीधे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे NH3 तो हम बता देते हैं कि यह एक यौगिक है। लेकिन थोड़े अलग नाम अगर देना शुरू कर दे, जैसे हमसे पूछें चॉक क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ दे चॉक या फिर ये आपको खड़िया के नाम से भी मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे संगमरमर क्या है, ठीक उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ दे चूना पत्थर क्या है, और क्वेश्चन आपसे पूछ दे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं CaCO3 से। ये एग्जाम्पल दे करके हमसे पूछ देता है, यहाँ हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह क्या है, यौगिक। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। समस्या कहाँ होती है? इनको पहचानने में, क्योंकि यहाँ रासायनिक नाम का प्रयोग नहीं किया है, कॉमन नेम ले लिया है। और ये ध्यान रखिएगा, हमसे चाक या खड़िया कहे, संगमरमर कहे, चूना पत्थर कहे, इन सब का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इन सब का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। चाक की बात की जाए, संगमरमर, चूना पत्थर, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। ये जो इसके कॉमन नेम है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, खाने का सोडा, धावन सोडा, ऐसे जो यौगिकों के कॉमन नेम होते हैं वो हमें दे करके अक्सर कंफ्यूज कर सकता है कि वह यौगिक है कि तत्व है, या फिर मिश्रण में, यौगिक और मिश्रण में कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ हमें फोकस केवल इस चीज़ पर करना है, जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम आपको याद करते चलने हैं। धीरे धीरे ये जितने भी कॉमन नेम और जो फॉर्मूले हैं उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ध्यान यह दीजिएगा कि तत्व में कुछ आपके विशेष अपर रूप हैं, उनको उठा करके पूछ सकता है। यौगिक में नॉर्मल नेम पूछ दे तब तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन ये उठा करके पूछ देता है आपका जो साधारण नाम होता है, रासायनिक नाम की जगह अगर पूछ दिया तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अक्सर लोग को कन्फ्यूजन यहाँ भी होता है, पूछ दे जल यानी H2O क्या है, बता देते हैं कि यह यौगिक है। लेकिन यही अगर बर्फ दे देता है या जलवाष्प दे देता है तो क्या इसका स्वरूप बदल गया? क्या सूत्र इसका बदल गया? क्या यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं बना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल भौतिक अवस्था बदल गई है। ठोस, द्रव, गैस की जो वाष्प की हमारी अवस्था है केवल वह परिवर्तित हुई है। बर्फ़ का फार्मूला भी H2O ही है, जलवाष्प का फार्मूला भी H2O ही है।
यानी कहने का मतलब यहाँ चीज़ें कठिन नहीं होती हैं, पूछने का तरीका बस जो होता है थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर देना है। शुद्ध पदार्थ को पहचानने के लिए मेन अब हमको करना क्या है, हमको ध्यान देना है केवल सूत्र पर। थोड़ा कठिन पोर्शन माना जाता है केमिस्ट्री का सूत्रों को तैयार करना, धीरे धीरे तैयार करिए, एक दिन में एक सूत्र मान करके तैयार करिए। एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है, अच्छा खासा हमारे पास सूत्रों का जो एक समूह होगा जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम कवर कर देंगे। लेकिन हाँ, सूत्र की जो लिस्ट आप किसी भी किताब में देखे होंगे, किसी भी जनरल नॉलेज की किताब को ले लीजिए, उसमें सूत्रों का एक लिस्ट दिया होगा, उस लिस्ट को ज़रूर से पढ़ लीजिए। इसलिए ज़रूरी वो काम में आएगा कि जिसका भी सूत्र होगा, सूत्र आपको याद है कि नहीं वो चीज़ें हटा दीजिए, लेकिन अपने मन में ज़रा सोच करके देखिए कि क्या सूत्र के लिस्ट में कहीं आपने संगमरमर का नाम नहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। सूत्र के लिस्ट में क्या चूना पत्थर हमको नहीं दिखा है? बिल्कुल दिखा है। सूत्र के लिस्ट में हमें धावन सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या फिर कपड़े धोने का सोडा, ये सारे नाम अगर हमको मिल जाते हैं, इसका मतलब वह सारे के सारे क्या हैं? शुद्ध पदार्थ में आएंगे। क्योंकि सूत्र केवल किसका होता है? केवल शुद्ध पदार्थ का होता है। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि जिसका भी हमको संकेत मिल जाए, जिसका भी हमको सूत्र मिल जाए, वह क्या होगा? वह शुद्ध पदार्थ होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या क्या एग्जाम्पल याद करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। तो पहला चीज़, लिस्ट को कम से कम 4-5 बार पढ़ जाइए। हो सकता है इनको याद करने में थोड़ा आपको समय लगे, लेकिन इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा ना, कोई एक नया नाम आएगा। अब जैसे दूध की बात की जाए, आपने बहुत सारा लिस्ट देखा होगा, क्या उस लिस्ट में कभी आपको दूध का सूत्र मिला? बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन क्या दूध का सूत्र कभी हमको मिला? वो हटाइए। क्या वायु का कभी आपको सूत्र मिला? क्वेश्चन काफ़ी सारे उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन क्या वायु का कभी हमको सूत्र किसी लिस्ट के अंदर मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। वह किसके अंतर्गत आएगा? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, जितने भी हमारे शुद्ध पदार्थ होंगे उनका एक निश्चित सूत्र होगा और वह सूत्र कहीं भी बदलेगा नहीं। किसी भी परिस्थिति में उस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि शुद्ध पदार्थ का सबसे पहला पहचान क्या होता है, तो उसमें जो भी घटक कण होते हैं, जो भी उसके अवयव होते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। वह अनुपात किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा जानकारी था जो तत्व और यौगिक हैं। सबसे पहला काम, सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको बस ये दिमाग में आइडिया रहे कि इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है, हमने लिस्ट में देखा है कि नहीं देखा है। अगर लिस्ट में आपको याद आ गया कि नहीं इस चीज़ का सूत्र था, तुरंत आप पिक कर लेंगे कि वह शुद्ध पदार्थ है। नहीं, इसका लिस्ट में हमने कभी सूत्र नहीं देखा है, कभी इसके सूत्र की चर्चा नहीं की है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि अशुद्ध पदार्थ नहीं, क्या हो सकता है? अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण हो सकता है। चलिए थोड़ा सा हम अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की बात करें तो सबसे पहला चीज़, जहाँ पीछे हमने शुद्ध में देखा था कि वहाँ एक निश्चित अनुपात होता है, वहीं अशुद्ध या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की अगर बात करें तो यहाँ पर अनिश्चित अनुपात आप कहिए, अनिश्चित अनुपात, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर हम किसी भी अनुपात में मिला दें, वह अनुपात हर जगह हमारा निश्चित ना हो, तो फिर हम उसे नाम क्या देते हैं? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। अब जब अनिश्चित अनुपात है, यानी कि हमें ये चलिए पता चल गया है कि हम क्या क्या चीज़ों को मिला रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें फिक्स नहीं हैं, उनका मात्रा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर हमें अनिश्चित अनुपात मिल रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हम उसको सीधे नाम क्या देंगे? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहेंगे। मूल चीज़ क्या ध्यान देना है कि यहाँ जब अनिश्चित अनुपात है, यानी हमें नहीं पता कि हम कितनी मात्रा में मिला रहे हैं, तो क्या हम इसका सूत्र बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मिश्रण की ये सबसे बड़ी पहचान होती है, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? मिश्रण का संघटन होता है, यानी कंपोजिशन होता है। यानी हम ये पता कर सकते हैं कि मिश्रण किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, बस ये पता कर सकते हैं। कहीं हम उसके अनुपात को निश्चित मान लेते हैं, लेकिन क्या वो निश्चित अनुपात हर जगह पाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ छोटे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अक्सर यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है,
वायु से संबंधित पूछा जाता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अब कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई किताबों में तो हमने पढ़ा है कि वायु में आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, CO2 होता है। इनकी मात्रा भी हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन लगभग आपका 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया भाई। यहाँ तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, एक अनुपात हमको मिल रहा है, तो कैसे हम मिश्रण कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। क्या हर जगह की वायु में ये परसेंटेज फिक्स रहेगा नाइट्रोजन का? जहाँ भी वायु पाया जाएगा, क्या हर जगह 78% होगा? जहाँ भी वायु पाया जाएगा, क्या वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहेगी? भाई प्रदूषित वायु की हम अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है वहाँ पर। तो ये वायु का एक संघटन दिया गया है, यह कोई निश्चित अनुपात नहीं दिया गया है। यह क्या है? यह वायु का संघटन। ठीक इसी तरह आपने सीमेंट को देखा होगा, सीमेंट का सूत्र नहीं होता है, सीमेंट का क्या होता है? संघटन होता है। अगर सूत्र होता, एक निश्चित अनुपात होता, तब तो कोई समस्या नहीं, जो भी सीमेंट हमारा होता सबका नेचर एक जैसा हो जाता। लेकिन वहाँ हमारा निश्चित अनुपात नहीं, वहाँ क्या पाया जाता है? वहाँ अनिश्चित अनुपात होता है, संघटन होता है। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का सूत्र नहीं पाया जाता है, केवल इसका क्या पाया जाता है? संघटन पाया जाता है। यानी हमें ये अगर पता चल जाता है कि हम किन किन चीज़ों को मिला करके मिश्रण बना रहे हैं, तो उनकी मात्रा हर जगह निश्चित नहीं हो सकती है। ये सबसे पहली पहचान। यानी कि हमारा 4 ऑप्शन दे दिया, उस 4 ऑप्शन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है। दिमाग पे पहला जोर हमको किस चीज़ पे देना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमको एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें किसका सूत्र है और किसका सूत्र नहीं है। जिसका सूत्र आपने कभी भी लिस्ट में नहीं देखा हो, जिसका सूत्र नहीं पाया जाता है, वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण में, क्योंकि निश्चित सूत्र वाले को हमने अभी पढ़ा कि उसे नाम क्या देते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वहाँ केवल यही पहचान, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन तीनों के बीच में पहचान करने को आपको दे देगा। एक बेसिक क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो थोड़ा कठिन करना होगा तो अब मिश्रण के अंदर जाएगा। और मिश्रण की अगर हम बात करें तो यह जो हमारा मिश्रण है, इसको फिर से हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है। मिश्रण के प्रकारों में सबसे पहला जो हमारा प्रकार हो जाएगा उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, समांगी मिश्रण, सम अंग की बात कर रहे हैं। यानी मिश्रण जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है उनकी भौतिक अवस्था बिल्कुल समान हो जाए, आपस में मिलने के बाद वो बिल्कुल अगर एक हो जाते हैं, यानी उन्हें हम आसानी से सामान्य विधियों से अलग न कर सकें, तो हम उसे नाम क्या देंगे? समांगी मिश्रण। मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, आपस में मिल गए हैं, लेकिन इतने बेहतर तरीके से मिल गए हैं कि हम आसानी से उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वह क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा, होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनके। अभी हमने बात की थी वायु की। वायु में हम जान रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। आपसे कहा जाए कि चलिए इस कमरे में जहां आप बैठे हुए हैं वहां जो भी वायु है उसमें से ज़रा सारा ऑक्सीजन निकाल करके आप अलग कर लीजिए, तो क्या आसानी से ये संभव है? नहीं संभव हो पाएगा। क्या बहुत ही बिना प्रयोगशाला में विशेष विधियों को किए बिना हम सीधे उस वायु से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह इतने बेहतर तरीके से मिक्स हो गए हैं कि इनको अलग करना सामान्य विधियों से संभव नहीं है। इनकी प्रावस्था, इनका जो फेज़ है वो बिल्कुल सेम हो गया है। यानी जहाँ भी हमको
जो भी मिश्रण मिल गया उस मिश्रण के घटक कणों को आसानी से हम अलग नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो वह मिश्रण कैसा होगा, वह एक समांगी मिश्रण होगा। और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हम केवल वायु की ही बात नहीं करें, कोई भी दो गैस अगर हम ले लेते हैं, किन्हीं भी दो गैसों का जो मिश्रण होता है वह हमेशा किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। कोई भी दो गैस दे दें, ABCD कोई भी दो गैस दे दें, आपसे कह दें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दिए हम, मिश्रण कैसा हो गया, समांगी मिश्रण। दो गैसों को आसानी से अलग करना संभव नहीं है। यहाँ सामान्य विधियों में आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य विधियों में हम किन किन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, क्या हम उन्हें उबाल कर अलग कर सकते हैं, थोड़ा गर्म या ठंडा करके, या फिर थोड़ा दाब यानी प्रेशर को घटाकर या बढ़ाकर। ये सामान्य तरीके हैं, क्या इन तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं। यानी आपसे समांगी या विसमांगी इनसे अगर क्वेश्चन पूछता है, बस इतना ध्यान देना है, क्या उबाल कर, गर्म करके, ठंडा करके, दाब घटाकर, बढ़ाकर उन चीज़ों को हम अलग कर पा रहे हैं। अगर अलग नहीं कर पा रहे हैं तो वह मिश्रण कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वायु से संबंधित ही पूछा है कि वायु क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, तत्व, यौगिक कि मिश्रण, तो पहले हम कहाँ चलेंगे, मिश्रण में। दूसरा, वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी कि विसमांगी, तो हम कहाँ चलेंगे, या एक होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि यह जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, सामान्य विधि से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हम कुछ और एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिश्र धातुओं की अगर बात की जाए, मिश्र धातु यानी दो धातुओं को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके जो एक हमने मिश्र धातु का निर्माण किया है, वहाँ से अगर कहा जाए कि दोनों धातुओं को अलग कर लीजिए, संभव नहीं हो पाता है। जैसे हम नॉर्मल अगर बात करते हैं स्टील की, क्या क्या हमने लिया, लोहा लिया। समस्या क्या था, लोहा पानी के संपर्क में अगर बहुत ज़्यादा समय तक रहे जंग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम किचन में जो भी सामान यूज़ करते हैं, जो बर्तन यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि जंग क्या करता है, लोहे की क्षमता को घटा देता है। तो किया क्या गया, अब इसमें कार्बन मिलाया गया। यह कार्बन डिसाइड करता है कि स्टील हमारा कितना बेहतर क्वालिटी का है। आपसे कहा जाए आपके घर में जो भी स्टील के बर्तन हैं, ज़रा उनसे कार्बन अलग करके कल ले आइएगा, क्या ये संभव है, नहीं संभव है। कहा जाए उससे लोहा अलग कर लीजिए, नहीं संभव। क्यों, दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है कि उसमें लोहा कहाँ है, कार्बन कहाँ है। सामान्य विधि द्वारा हम उसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो मिश्र धातुएं, मैक्सिमम जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं वह किस में आती हैं, वह सारी के सारी समांगी मिश्रण में आती हैं। ठीक इसी तरीके से हम अगर बात करें, पानी में हमने चीनी मिला दिया, खूब बेहतर तरीके से दोनों को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपसे कहा जाए चलिए उबाल कर, हल्का गर्म या ठंडा करके, दाब घटाकर या बढ़ाकर इस पानी और चीनी को अलग कर लीजिए। क्या संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, अलग कर सकते हैं, तरीका है। क्या तरीका है, गर्म करिए, पूरा का पूरा पानी जो है उसका वाष्पन कर दीजिए, यानी उसको भाप बना करके उड़ा दीजिए, लास्ट में आपको चीनी मिल जाएगा। ये सामान्य तरीका नहीं है, एक विशेष विधि है। वाष्पन के द्वारा हम यहाँ से जो पानी है उसको भाप बना करके अलग कर दे रहे हैं। लेकिन सामान्य विधियाँ, ये इनको ध्यान दीजिएगा, ये जो सामान्य तरीके हैं इससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये पानी और चीनी का जो हमारा मिश्रण है, पानी में नमक का जो मिश्रण हो गया, वह भी आपका किस प्रकार का मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। यानी सीधा हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहला मिश्रण से शुरू करें तो हमें ध्यान क्या देना है कि उसका फॉर्मूला है कि नहीं है। अगर उसका फॉर्मूला बनना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो मिश्रण है, मिश्रण का संगठन होता है, फार्मूला नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से थोड़ा हम यहाँ अगर चलें, समांगी मिश्रण है कि नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं
और सारे एग्जाम्पल याद करना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि क्या जो हम एग्जाम्पल याद किए हैं एग्ज़ाम में वही पूछेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है कि क्या ये जो सामान्य विधियां हैं, उबाल कर, हल्का गर्म या ठंडा करके, दाब घटा कर या हल्का बढ़ा करके, क्या हम उनको अलग कर सकते हैं? अगर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से मिक्स हो गए हैं, यानी उनके जो अंग हैं वो समान हो गए हैं, होमोजीनस हो गया है, और ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। थोड़ा हम इधर चर्चा करते हैं दूसरे पर। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रण का जो दूसरा हमारा पोर्शन होता है वह आपका हो जाएगा विसमांगी, विसमांगी मिश्रण, जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये भी नाम आपको मिल सकता है, ये नाम भी याद रखिएगा। कभी कभी इन्हीं इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख करके दे देता है, ठीक है, कौन सा हेट्रोजीनस, कौन सा आपका होमोजीनस है। तो विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग। विषम, विषम का मतलब अलग अलग, यानी दो चीज़ों को हमने मिक्स तो कर दिया है, हमें ऐसा लग तो रहा है कि वो बेहतर तरीके से मिक्स हो गए हैं, लेकिन नहीं, अभी भी उनकी जो प्रावस्था है वो समान नहीं है। यानी सामान्य विधि, उबाल कर, गर्म या ठंडा करके, दाब घटाकर या बढ़ाकर हम उनके कणों को अलग कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वह मिश्रण क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो बेसिक एग्जाम्पल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी ज़रा चर्चा कर ली जाती है। सबसे पहला शुरुआत होता है दूध से। दूध क्या है? पहला चीज पूछ दे, तत्व है यौगिक मिश्रण, क्या दूध का सूत्र होता है? नहीं होता है, सूत्र नहीं है तो मिश्रण। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से उठेगा, दूध कैसा मिश्रण है? समांगी है कि विसमांगी? सबसे पहले जानना जरूरी है, दूध दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वसा और प्लस पानी, जल। वसा जिसको आप घी का नाम भी दे सकते हैं, चर्बी भी हम कहते हैं, तेल भी हम कहते हैं, इन दो चीज़ों से मिल करके यह दूध बना हुआ है। अब थोड़ा दिमाग पर ध्यान दीजिए, थोड़ा जोर दीजिएगा। क्या दूध से हम वसा और पानी को अलग कर सकते हैं? सामान्य विधि, उबाल कर, गर्म या ठंडा करके, दाब घटाकर या बढ़ाकर। ज़्यादा ना सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। आप करते क्या हैं? दूध को गर्म करने के लिए बैठा दिया आपने, देखते हैं ऊपर आपको थोड़े छोटे छोटे जो है ऑयल ड्रॉपलेट जैसे दिखाई देने लगते हैं, यानी तेल की कुछ बूंदें दिखाई देने लगती हैं, और पूरा उबाल दीजिए तो दूध से मलाई अलग हो गया। वो मलाई क्या है? वसा ही तो है। उस मलाई से आप चाहें तो घी का निर्माण कर सकते हैं ना। क्या बहुत ज़्यादा कठिन है? बिल्कुल नहीं, आपने केवल उबाल कर इस दूध से वसा और जो जल है उसको अलग कर लिया। चलिए, एक बार में पूरा नहीं निकला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रयास करिए। क्या आपको लगता है पहली बार जितना मलाई निकला 5वीं बार भी उतना ही निकलेगा? नहीं, धीरे धीरे हम उससे मात्रा को उसके अलग करते जा रहे हैं। एक आसान विधि द्वारा हम इस दूध से वसा को मलाई के रूप में और बाकी जो द्रव है उसको अलग कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हुए थे, और अगर बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हुए थे तो इसका मतलब कि यह मिश्रण कैसा है? विसमांगी मिश्रण है। इसलिए हमने इसको आसानी से अलग कर लिया। कुछ अगले एग्जाम्पल हम चलते हैं। पानी में मान लीजिए रेत या बालू मिल गया, निकालना आसान है कि मुश्किल? बहुत ही आसान है। केवल छान कर हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस रेत के कण काफ़ी बड़े होते हैं, छान कर हम अलग कर लेंगे, यानी कि वो इतने बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं कि उनको अलग न किया जा सके। तो यह मिश्रण कैसा हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण। और बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, यह भी एग्जाम में काफ़ी पूछता है। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्वेश्चन पूछ दे आपसे, क्यों मिश्रण है कोल्ड ड्रिंक? क्या कोल्ड ड्रिंक का कोई सूत्र होता है? नहीं होता है। कहीं किसी लिस्ट में आपने कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन कोई सूत्र नहीं मिला होगा। क्या होता है? उसका एक संगठन होता है। कोल्ड ड्रिंक दो चीज़ों से मिलके बना है। किन दो चीज़ों से? एक तो कोई भी द्रव जो भी हमको फ्लेवर लेना हो, और दूसरा उसमें CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घुली रहती है?
कार्बन डाइऑक्साइड। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके इसको उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक से क्या हम इस द्रव और कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से अलग कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना सोचिएगा, ज़्यादा सोचने में आप आंसर से थोड़ा अलग हो जाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम इसको आसानी से अलग कर देंगे तो इसका मतलब विसमांगी, आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे समांगी। इसी पर मेन फोकस करना है। तो कोल्ड ड्रिंक से कहा जाए भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करो, क्या कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। हम करते क्या हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, बोतल के ढक्कन को खोले और जैसे ढक्कन को खोलते हैं सनसनाहट की आवाज़ आती है। हुआ क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा। आप उस कोल्ड ड्रिंक को खोल करके छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने पहला उसका घुट लिया, उसके बोतल के ढक्कन को आपने छोड़ दिया, 1-2 दिन तक छोड़ दीजिए। क्या उसके बाद आप उसका टेस्ट लेंगे तो वही टेस्ट आपको मिलेगा जो सबसे पहले आपने उसकी चुस्की ली थी तो आपको मिला था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी आसानी से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस द्रव से अलग कर सकते हैं। और जब आसानी से अलग कर सकते हैं तो यह कैसा मिश्रण हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल जो एग्जामों में काफ़ी पूछता है, हम अगर धुएं की बात करें, धुआं यह भी 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सी 2 चीज़ें? एक तो विभिन्न प्रकार की गैस है और प्लस उसके साथ कार्बन के ठोस कण। थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं कि यह किस प्रकार का धुआं मिश्रण होगा, विसमांगी की समांगी। ध्यान क्या देना है, यहाँ आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उतना याद करना संभव नहीं है। दिमाग पे बस जोर दीजिए कि इस धुएं में जो गैस और कार्बन के ठोस कण हैं, क्या हम इनको अलग कर सकते हैं आसानी से सामान्य विधि द्वारा? अगर अलग कर सकते हैं तो ये विसमांगी है, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। क्या करते हैं हम इसके लिए? आपने बड़ी बड़ी चिमनियों को देखा होगा, वहाँ से जो धुआं निकलने के जो चैम्बर होते हैं काफ़ी ऊंचे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का सतह ठंडा रहे। वह धुआं जब ऊपर की ओर उठता है तो ये कार्बन के कण किनारे चिपकते रहते हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं? कालिख कहा जाता है। ये कालिख किनारे आपका चिपक गया। कुछ मेहनत किया क्या आपने? घर पे आपने लैंप लालटेन का यूज़ किया होगा, रात में जला के हम छोड़ देते हैं, सुबह देखते हैं पूरा उसका जो शीशा है काला हुआ है। क्यों? ये जो कार्बन के ठोस कण हैं उस पर चिपक गए। रात भर क्या आपने कोई मेहनत किया है इस धुएं से इस गैस और कार्बन के कण को अलग करने के लिए? बिल्कुल नहीं। केवल एक ठंडा सतह देना है। एक ठंडी सतह आपने दिया, ये ठोस के कण जो है उससे चिपक गए, गैसें अलग हो गई। ये ना सोचिएगा कि हम 100% की बात कर रहे हैं, नहीं, वहाँ तो हमको जाना ही नहीं है। 100% प्यूरिफिकेशन वो तो दूसरा मैटर हो जाएगा। हमें बस ये ध्यान देना है कि जो भी थोड़े बहुत भी कार्बन के कण को हम अलग कर रहे हैं, क्या उसको अलग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कठिन कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, किसी विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आसानी से इन्हें अलग कर रहे हैं, और जब आसानी से अलग कर सकते हैं तो ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। यानी यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा उनको फिर से समझ लीजिए। तत्व पूछेगा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके जो शुद्ध पदार्थ बना हो वह तत्व है। मिश्रण आपको दे दे, मिश्रण में ध्यान दीजिएगा 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, मिश्रण। तत्व और मिश्रण की पहचान करनी हो, केवल एक चीज, फार्मूला हमको चाहिए। अगर फार्मूला है तो वो शुद्ध पदार्थ है, अगर अकेले है तो तत्व है, कई सारे तत्व आपस में मिले हैं तो यौगिक है। जिसका भी फार्मूला नहीं होगा, यानी फार्मूले की लिस्ट को ध्यान दीजिएगा, उस लिस्ट में आपने जिसका नाम नहीं पढ़ा होगा वह क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण होगा। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। क्यों? यहाँ अनिश्चित अनुपात है ना, अनिश्चित अनुपात है तो हम फार्मूला नहीं बना सकते हैं। इसका क्या होता है? संगठन होता है, इसका कंपोजिशन हमको मिलेगा। जैसे वायु पे हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। वायु का सूत्र नहीं होता है, वायु का संगठन होता है। कंफ्यूज ना होइएगा, जो परसेंटेज दिया रहता है वो संगठन दिया रहता है, और वो परसेंटेज हर जगह आपका सेम नहीं होता है। आप
समांगी विसमांगी में पहचान करने को दे दें, बस थोड़ा सा चारों एग्जाम्पल को देख करके आपको सोच क्या लेना है, क्या हम आसानी से उसको अलग कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब दोनों के अंग समान हो गए हैं, दोनों के फेज इक्वल हो गए हैं, और जब फेज उनका सेम हो गया है तो ऐसे कंडीशन में उनको अलग करना आसान नहीं होगा, और वो क्या कहलाएगा, होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन अगर आसान विधियों द्वारा, विधियाँ बहुत ज़्यादा ना सोचेगा, यही विधियां हैं उबाल कर, गर्म या ठंडा करके, दाब घटाकर या बढ़ाकर, छान कर, अगर इन सामान्य विधियों से हम इनको अलग कर रहे हैं तो फिर यह मिश्रण क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो यह हमारा आज का जो टॉपिक था, पदार्थ का वर्गीकरण संगठन के आधार पर, यह समाप्त हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आप देखते रहिए, जो भी उसमें कन्फ्यूज़न हो उसको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।